Hello students, in another part of the biology's chapter, we will study about the mitochondria. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से आप फैमिलियर होंगे, आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल. ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटीपी जनरेट करता है. जो मेजर जनरेटिंग पार्ट होता है सेल का, वो क्या होता है? एटीपी जनरेशन पार्ट होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. दे आर रॉड शेप्ड एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर. अपन डायग्राम से भी पढ़ेंगे, पहले थ्योरेटिकली बात करते हैं. दे आर रॉड शेप्ड एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. मैंने आपको बताया था ना, कुछ जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं. किसी किसी ऑर्गेनल के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है. तो अपन बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन forms new number of enfoldings called cristae. इनफोल्डिंग्स क्या होती है? ऐसी कुछ फोल्डिंग्स होती है. ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? इनफोल्डिंग्स. तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो उसके अंदर सेवरल इनफोल्डिंग्स होती है, और बाहर वाली जो होती है वो क्या होती है? रेगुलर होती है. ठीक है, तो देखो, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे. और ये जो इनफोल्डिंग्स है इनर मेम्ब्रेन है, इसको अपन क्या बोल देंगे? क्रिस्टी. ठीक है, द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. और इनर कंपार्टमेंट जो होगा, है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स होगा. जैसे सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, तो वो भी क्या? एक मैट्रिक्स है. वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, दिस द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया. जो ये इनफोल्डिंग्स है ना, जैसे अपने इंटेस्टाइन के अंदर होता है, बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं? ऐसे जो भी स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन को फॉर्म कर रहे हैं, और इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? जो ये इनफोल्डिंग्स है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज. अब देखो, फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया के. फंक्शन क्या होता है? एक तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है किसी सेल के. और दूसरी अपन बात करते हैं कि एटीपी का सिंथेसिस करता है. एटीपी क्या एनर्जी है, तो अल्टीमेटली एटीपी का सिंथेसिस करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया. इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल. The controls level of water and other materials in the cell, recycle and decompose the proteins and फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका सिंथेसिस करता है, इसका डीकम्पोजिशन करता है और रिसाइकल भी करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया. तो मैट्रिक्स पोसेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए. अब जैसे आपको पता होगा क्या कि है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? खुद के डीएनए होते हैं, मतलब जेनेटिक मटेरियल खुद का प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे सेल के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. ठीक है, फिर अपन अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो देखो कैसे डिफरेंशिएटेड है. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंशिएटेड है. फॉर्म्स कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, मैंने आपको बोला ना आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? ऐसी होती है, तो ये कंटिन्यूअस है. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स. क्रिस्टे मैंने बताया था आपको कि ऐसे इनफोल्डिंग्स बनाते हैं इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, डिवाइड माइटोकॉन्ड्रिया लूमेन. अब लूमेन किस में? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. डिवाइड माइटोकॉन्ड्रिया लूमेन इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स. आउटर कंपार्टमेंट पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं अपन. और जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर कंपार्टमेंट होता है, वो क्या होता है? मैट्रिक्स होता है. ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर की बात करें. स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई कि आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है ना. और इनर मेम्ब्रेन क्या है? बहुत सारी सेवरल क्या है? इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टी. ठीक है, फिर जो ये इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये एटीपी सिंथेटिस पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटीपी का सिंथेसिस करते हैं. नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लास्टिड्स. ठीक है, अपन प्लास्टिड्स आर लार्ज ऑर्गेनल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स? किस में होते हैं? प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं. ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, कौन कौन से प्लास्टिड्स हो सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट्स कंटेन। जो जिस टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट हो गया वो ही टाइप का अपन क्लोरोप्लास्ट जैसे प्लास्टिड्स की बात करेंगे। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, तो ये किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएटेड है? पिगमेंट्स के बेसिस पे कि कौन सा पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट है। फिर अपन बात करते हैं फर्स्टली जैसे स्पेसिफिक बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट देखिए ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, कंटेन क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम कैसा होता है? 70S है। 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसा है? 70S राइबोसोम होता है। फिर हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड भी एक टाइप का क्या है? पिगमेंट है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट है। फैट सोल्यूबल कैरोटीन गिव कलर टू द प्लांट पार्ट्स। कैरोटिनॉइड की डेफिनेशन बता दी है, क्या है? फैट सोल्यूबल कैरोटीन्स है। किसके अंदर सोल्यूबल होता है? फैट। 2 टाइप के होते हैं ना, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट की बात करें उसके अंदर कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो कैरोटिनॉइड पिगमेंट क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। फिर और ये क्या करता है? प्लांट पार्ट को कलर प्रोवाइड करता है। फिर ज़ेंथोफिल्स भी होते हैं, ये भी एक टाइप का पिगमेंट है। अदर येलो, रेड और ऑरेंज, ये ऐसे कलर्स प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, फिर अपन बात करते हैं थर्ड टाइप की प्लास्टिड्स की, ल्यूकोप्लास्ट। इसके अंदर होता है अमीलोप्लास्ट जो कि स्टार्च का करता है सिंथेसिस, और एलियोप्लास्ट ऑयल प्लस फैट प्रेजेंट होता है, और एल्यूकोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन स्टोर होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन की बात करी, हम बात करें प्लास्टिड की फंक्शन क्या होते हैं। तो ये क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स के अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स, तो उसके अंदर आप समझेंगे कि क्या होता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? प्लास्टिड्स के अंदर। इम्पार्ट्स कलर्स टू द फ्रूट एंड फ्लावर्स, ये कलर्स प्रोवाइड करते हैं। फिर अपन देखो ऐसे लाइंस से समझ सकते हैं, लाइन डायग्राम के अंदर एटियोप्लास्ट है। एटियोप्लास्ट के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्रिस्टलाइन प्रोमिलर बॉडी होती है, प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल। फिर बात करते हैं अपन क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? पिगमेंट सिंथेसिस होता है, और पिगमेंट्स का क्या होता है? स्टोरेज होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस मेजर जो है प्लास्टिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर लिपिड सिंथेसिस साइट है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स। ये हम आसानी से लर्न कर सकते हैं, सेव करके रखेंगे, है ना। तो अमाइनोप्लास्ट, अमाइनोप्लास्ट क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। एलियोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड ऑयल्स। एलियोप्लास्ट क्या करता है? लिपिड और ऑयल्स का स्टोरेज करता है। प्रोटीनोप्लास्ट, ये भी एक टाइप का प्लास्टिड है, तो साइट ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन एक्टिविटी, ठीक है। अब पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यही होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस मेजॉरिटी में होता है। तो देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये जो क्रोमोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है ये भी क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है ना, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे पे अरेंज होती हैं। ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। और ये जो पूरा बंडल है ना थाइलेकॉइड का, एक पे दूसरा अरेंज है, ऐसे दूसरा एक दूसरे पे अरेंज है, इसको अपन बोल देते हैं ग्राना, ठीक है। अब देखो ये जो ग्राना होते हैं, जैसे ये ग्राना है, ये भी ग्राना है, तो ग्राना के बीच में क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको अपन क्या बोलते थे? स्ट्रोमल लैमेले। अब देखो ये मैंने बोला था इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसके अलावा क्या ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये क्या होता है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है। मैंने आपको बताया था जब न्यूक्लियस पढ़ाया था, न्यूक्लियस के कंटिन्यूएशन में स्टार्ट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल, मूव्स मटेरियल अराउंड इन द सेल। ये क्या करता है? डाके की तरह काम करता है, मतलब ये जो भी मटेरियल्स होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू पास होगा,
ठीक है, मूव मटेरियल अराउंड द सेल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, ये वेसिकल्स बनाएगा, उसके थ्रू ट्रांसफर करवाएगा, ठीक है। तो ईआर डिवाइड्स इन, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ईआर डिवाइड्स इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू द टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, दो कंपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से? इनसाइड द ईआर के अंदर वाला पार्ट, अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिएगा, ल्यूमिनल पार्ट जो बोल रहे हैं अपन इनसाइड द ईआर, है ना, और दूसरा क्या है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, उसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। अब देखो, आपने सब वेल नोन, सब समझते होंगे, है ना, लोअर क्लासेस से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? RER, तो राइबोसोम अटैच टू द आउटर सरफेस। फंक्शन, अब इसका फंक्शन क्या होता है? देखो, ऐसा मतलब वेसिकल्स ER के जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखो, इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे और सिक्रेशन करेंगे, किसका? प्रोटीन का। आपको पता होगा कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो RER पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का। देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? यहाँ पे क्या होते हैं? राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, लैक राइबोसोम मतलब एब्सेंट होते हैं राइबोसोम। फंक्शन, साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। देखो क्या बोल रहा है? डिफरेंस अगर अपन बात करें कि RER के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, स्मूथ ER के अंदर राइबोसोम एब्सेंट है। उसके बाद में अगर अपन बात करें सिंथेसिस, यहाँ पे किसका सिंथेसिस हो रहा है? लिपिड का। और RER में किसका सिंथेसिस हो रहा था? प्रोटीन का, ठीक है। अब देखो, स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस के कंटिन्यूएशन में क्या स्टार्ट हो गया? ER स्टार्ट हो गया ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो देखो, ऐसे छोटे छोटे ना पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट है राइबोसोम। तो ये क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर राइबोसोम आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होते। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये जो ये फोल्डिंग्स टाइप स्ट्रक्चर है ना, इसको अपन बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस, है ना। ये सिस्टर्न है, वहां पे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनफोल्डिंग्स थी उसको क्या बोला था? क्रिस्टी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनफोल्डिंग्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपन ER की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होते हैं? सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, डिफरेंशिएशन की बात करें अगर लाइन डायग्राम के सेंस में, तो देखो, स्मूथ ER होता है, रफ ER होता है, ठीक है। तो स्मूथ ER, एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम, दे अपीयर स्मूथ। इनके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं और वो स्मूथ दिखाई देते हैं। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER। स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं एनिमल सेल के अंदर कहाँ सिंथेसाइज्ड होते हैं? स्मूथ ER के अंदर। फिर अपन बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बियर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। देखो, मैंने बोला था कि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और क्या सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर। अब फिर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं राइबोसोम्स की। हमने बोला कि राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? ER के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। अब राइबोसोम होता क्या है देखते हैं। अब राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स विदाउट द मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन होता है, RNA प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S, है ना, 60+40, है ना, ऐसी यूनिट बनाते हैं। मतलब ये क्या होती है? स्मॉल, ये लार्ज सब यूनिट होती है और ये क्या होती है? स्मॉल सब यूनिट होती है, ठीक है। तो मैंने ये क्या बोला? जो 60S है ये क्या है? लार्ज सब यूनिट है, ठीक है। और 40S क्या है? स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 80S होता है, ठीक है। तो उसके अंदर लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट के पोर्शन में ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, अरेंज्ड रहते हैं। तो 60S जो होती है लार्ज सब यूनिट हो गई और 40 क्या हो गई? स्मॉल सब यूनिट हो गई। ये जो S बोल रहे हैं ना, ये S क्या है? स्वेटबर्ग यूनिट है। स्वेटबर्ग ने डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे रखा गया स्वेटबर्ग्स यूनिट। फिर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें
तो राइबोसोम की अगर बात की जाए तो क्या होगा 70s होगा, 70s होगा, और क्या होगी लार्ज सब यूनिट कितने की होगी, याद रखेंगे कि 50s की होती है और 30s की क्या होती है, स्मॉल सब यूनिट। फिर अगर हम फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कैसे सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, राइबोसोम कैसे करता है, तो आप याद रखें राइबोसोम का सिंथेसिस, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड फ्लोट थ्रू आउट द सेल, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है, ऐसे 3 साइट्स होती हैं, ठीक है, ई, पी और ए, और ये लार्ज सब यूनिट और ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट। फिर हम बात करें प्रोकैरियोटिक, वापस वही वाली चीज बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, 70s सब यूनिट होती है, इसकी 2 सब यूनिट होती है, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, तो 50s और 30s, ठीक है, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन दे रखा है। फिर अगर अपन बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टैक्ड वन अबव द अदर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखेंगे स्ट्रक्चर, देखिए ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक दूसरे पे अरेंज रहते हैं, स्टैक, स्टैक मतलब ऐसे एक दूसरे पे अरेंज है ना, तो उसको अपन स्टैक बोलते हैं। तो स्टोर द मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय सेल, जो सेल प्रोड्यूस करती है जो भी मटेरियल उसको स्टोर का काम करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है, सो आर दे कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ सेल। फिर इनको डिस्कवर किसने किया था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कैमिलियो गोल्जी ने कब किया था, इन 1898। कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, 2 फेसेस ऑफ ऑर्गेनेल आर कॉन्वेक्स सिस, एंड 2 फॉर्म्स होती है, सिस और ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, तो उनके फेसेस होते हैं कैसे, कॉन्वेक्स होता है उसको अपन सिस बोलते हैं, और कॉन्केव है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस बोल देते हैं, ठीक है, तो इसको और भी क्या कहते हैं, मैच्योर फेस भी कह सकते हैं। फंक्शन क्या होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, परफॉर्म्स द पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द intracellular targets or secreted outside the cell, important site of the formation of glycoproteins and glycolipids, ठीक है। एक तो ये क्या काम करता है, मेन फंक्शन क्या है इसका, पैकेजिंग का होता है, ठीक है, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी या जो भी आएगा मटेरियल ना उसको पैकेट करेगा, है ना, पैकेजिंग का काम होता है। उसके बाद में ये क्या करता है, डिलीवरी कर देता है, डिलीवरी जैसे वो नहीं होते पोस्टमैन होते हैं वो ऐसे करते हैं, ठीक है, पहले रिसीव करेंगे उसको, फिर एनवेलप के अंदर बाइंड करेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, जो भी टारगेट साइट है या जो एड्रेस है वहां पे तक डिलीवर कर देंगे। तो फिर ईआर, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी यही काम होता है, ईआर से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको क्या करता रहता है, उसकी पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करके फिर क्या करता है, उसको डिलीवर कर देता है, या उसका जो भी एड्रेस होगा, इंट्रासेलुलर एड्रेस है ना, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ही, अगर सेल से बाहर जाना है तो सेल के बाहर तक भी क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये स्ट्रक्चर है ऐसा, जो ये आगे की तरफ है ना, कॉन्वेक्स मैंने बोला था, तो ये क्या सिस फेज है, ठीक है। फिर ट्रांस फेज होती है, जो कॉन्केव स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते थे, ट्रांस फेज, ऐसे सिस्टर्नी प्रेजेंट होते स्टैक्ड ओवर ईच अदर, ठीक है, ये हो गया गोल्जी अपैरेटस। फिर हम बात करते हैं लाइसोसोम की, लाइसोसोम को अपन क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, सबको पता होगा ना, एक तो पावर हाउस ऑफ कौन है, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबको पता होता है, और दूसरी चीज क्या होती है, सुसाइडल बैग है, कौन, लाइसोसोम, ठीक है। क्यों कहते हैं ऐसा, देखते हैं अपन। membrane bound vascular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus contain हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, है ना, इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, देखिए लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, जो जिसको डाइजेस्ट करना है वैसे एंजाइम प्रेजेंट होता है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो क्या होगा, प्रोटीएज प्रेजेंट होगा, कार्बोहाइड्रेज प्रेजेंट है, वैसे लाइपेज प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अंदर पीएच जो होती है वो कैसी होती है, एसिडिक पीएच होती है, ठीक है, एसिडिक पीएच होती है। ऑल्सो कॉल्ड अ सुसाइडल बैग। फंक्शन क्या होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करता है, जो इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर का डाइजेशन लाइसोसोम करता है। फिर हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स लार्ज, और देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स का क्या डिफरेंस है, लार्ज होता है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर स्मॉल होता है। क्यों होता है, स्टोरेज का डिफरेंस है, ठीक है।
मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन नोन एज टोनोप्लास्ट, है ना, मेम्ब्रेन की जो टोनोप्लास्ट का पार्ट होता है वहाँ पे ये मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं। इट कंटेन्स वाटर, सैप, इसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने हैं वो, अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। इन प्लांट्स सेल्स वैक्यूल्स आर वेरी लार्ज, अभी बताया आपको कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट facilitates the transport of number of ions and other materials against the concentration gradient, है ना, against the concentration gradient वैक्यूल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इन मेनी सेल्स फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द एनकल्फिंग द फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल जो है कैसे फॉर्म होता है, जब अपन फूड को इनटेक करते हैं तब फॉर्म होता है, ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी सेल्स के अंदर होता है। फिर हम बात करते हैं सीलिया फ्लैजिला की, सीलिया फ्लैजिला जो होते हैं बैक्टीरियाज और जो भी लोअर टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर मेजॉरिटी में प्रेजेंट होते हैं ना। पैरामीशियम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पैरामीशियम के अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत भी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको। हेयर लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ सेल, ये क्या करते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होता है, और किस में हेल्प करता है, एक तो लोकोमोशन में और मूवमेंट ऑफ सेल के अंदर, ठीक है। Cilia are the small structure which work like the oars and causing the movement of the either the cell or surrounding fluid. Flagella are comparatively longer, है ना, जो flagella होते हैं cilia से ज़्यादा लंबे होते हैं, मतलब लेंथ के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सीलियम एंड फ्लैजिलम आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये डिफरेंस है, देखो क्या बोल रहे हैं, यूकैरियोटिक जो सीलियम और फ्लैजिलम होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम possesses the number of microtubules running parallel to the long axis. Exonym usually has 9 pairs of doublets of the radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules, ठीक है। 9+2 के अरेंजमेंट में वो प्रेजेंट रहते हैं। बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम emerge from the centriole etc called the basal bodies, ठीक है। अगर देखो अपन बात करते हैं फ्लैजिला के अंदर ऐसा अरेंजमेंट रहता है, ये क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे पैरामीशियम मैंने आपको बोला था, ऐसा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। फिर अपन बात करते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के अंदर बात करते हैं। सेंट्रोसोम कंटेन्स 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं उनको। सराउंडेड बाय द एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, इट हैज 9+0, वहां पे बोला था ना 9+2 अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द cilia and flagella spindle fibers for the cell division animal cell। आपको पता होगा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आपको पता होगी ना, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दे प्रोड्यूसेस द स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, न्यूक्लियस विद द डबल मेम्ब्रेन विथ पेरिन्यूक्लियर स्पेस एंड न्यूक्लियर पोर्स। मैंने जब आपको न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस कैसा होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं ना, बहुत सारे ऐसा छेद लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियई, है ना, न्यूक्लियई के अंदर क्या, न्यूक्लियोलाई के अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। और किसने डिस्कवर किया था, ये भी बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। फर्स्ट क्रोमेटिन डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स नेम द फ्लेमिंग, इन्होंने नेम किया था नॉन हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमेटिन को। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमेटिन, अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमेटिन, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं न्यूक्लियो। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज विद द पेरिन्यूक्लियर स्पेस एंड न्यूक्लियर पोर्स।
सेंट्रोमियर द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन डिस्क इज नोन एज काइनेटोकोर्स, है ना, आपको पता होगा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी क्रोमोसोम के अंदर, है ना, साइड में जो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको अपन बोलते हैं काइनेटोकोर, यही तो अटैचिंग साइट होती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम ऑन द बेसिस, अब इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ है उस बेसिस पे अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं क्रोमोसोम को। अब देखो मेटासेंट्रिक अपन टेबल से समझते हैं, ठीक है। देखो मेटासेंट्रिक कब बोलते हैं, जब ये सेंट्रोमियर की पोजीशन पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्या होता है, जब सेंट्रोमियर क्या है मिडल के अंदर प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, मेटासेंट्रिक, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक, तो थोड़ा क्या होगा, मतलब मिडल और एंड के थोड़ा सा बीच के अंदर प्रेजेंट है तो उसको अपन बोल देंगे सब मेटासेंट्रिक। फिर एक्रोसेंट्रिक की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट, है ना, तो वो हो गया एक्रोसेंट्रिक। फिर हम बात करते हैं टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक क्या होता है, बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होता है ना, दोनों जो आर्म्स है वो बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, तो उसको अपन बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, ठीक है। दैट्स इट फॉर द क्लास, थैंक यू।